ओके, तो जहाँ से लास्ट क्लास में छोड़ा था ना, वो मैं थोड़ा सा एक लाइन उसकी लिख के फिर आगे प्रोसीड करती हूँ, क्योंकि एक क्लास बीच में दूसरी आ गई ना तो कनेक्टिविटी नहीं बनती फिर। अच्छा बेटा सुनो, जैसे ये रिएक्शन हमने लिखा था, कुछ जर्नल केमिकल रिएक्शन दिया था, ए प्लस बी, बी गिव्स सी, सी प्लस डी डी। ये हमारे पास एक जर्नल केमिकल रिएक्शन था। हाँ ठीक है ऋत्विका, वो तो मुझे पता है, जर्नल केमिकल रिएक्शन। तो इस जर्नल केमिकल रिएक्शन में ना ध्यान देना जरा बेटे, जो मैंने लिखवाया था तुम्हें लॉ ऑफ मास एक्शन, जो तुम कह रहे हो कि हमारी क्लास में हो गया, उस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो हम रेट का एक्सप्रेशन लिखते थे ना, वो सिंपली ऐसे लिख देते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का प्रोडक्ट, क्योंकि रेट जो होता है, रेट का मतलब स्पीड होती है, वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। इसकी पावर ए होगी और इसकी पावर बी होगी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। सबसे पहली बात, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी के। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें जो रिएक्टेंट की पावर्स होती हैं, उसके सम को हम बोलते हैं कि किसी रिएक्शन में कितनी स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक तुम लोग कह रहे हो कि हमने कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास एक होता है रेट लॉ। ये जो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन की नहीं मैं बात कर रही हूँ, ये रेट लॉ है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन था, ये रेट लॉ है। रेट लॉ इसी रिएक्शन के लिए क्या होता है, अगर सेम केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए रेट लॉ क्या लिखा जाएगा कि rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactants raised to the powers which are different from the stoichiometric coefficients raised to the powers which are some different powers. These P and the Q are the these P and the Q's are the powers of the reactants which actually influence the rate of reaction. Which actually influence the रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं ये वो है। अब क्वेश्चन तुम्हारा होगा कि मैडम ये ए और बी से डिफरेंट होंगे, तो मेरा आंसर ये है कि पी एंड क्यू में और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। ये ए एंड बी के बराबर बेटा हो भी सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है ना। अगर एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हुए हैं किसी रिएक्शन में और आपको लग रहा है कि पी एंड क्यू वही आ गया जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, तो वो भी हो सकता है, नहीं भी बराबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कि दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें आपके पी एंड क्यू मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और बेटे जो इसमें पी एंड क्यू का सम होगा ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाँ ठीक है ऋत्विका, बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मतलब ये आपकी पावर्स का सम है, उसमें जो आपका है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ मैं ना एक आपको डेफिनेशन डिफरेंस का वो लिखवा देती हूँ। वन साइड इफ वी आर टेकिंग द मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी एंड द अदर साइड इफ वी आर टेकिंग द, ओवर। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। स्टेट बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में मतलब जो भी है आपके, ये थ्योरेटिकली आ सकता है। और बाकी जो अगर आप इसको मानो कि ये कॉम्पिटिटिव में कैसे आता है, तो कॉम्पिटिटिव में कोई पॉइंट का कुछ पूछ लेगा या इसकी कैलकुलेशन भी आती है जो आगे अब आपकी क्लास में इससे नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट। ये मैं कैलकुलेट करने का मेथड बता रही हूँ। सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स in the, it is a sum of the powers of the reactants in the law of mass action। और ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इट इज द सम ऑफ
powers of reactant in the rate law. एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड इसमें देखो, it is representing the total number of the species participating in the reaction. It is representing the total number of species participating in the reaction. किसी रिएक्शन में कितनी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो बताता है। ये क्या बताएगा, it represent the powers which actually influence the rate of reaction. Powers of reactants which actually influence the rate of reaction. Influence the rate of reaction. ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा, सबसे पहले वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, गुड इवनिंग दीक्षा, यू आर अ न्यू स्टूडेंट बेटे। I can see there may be the some of the new student in the class which are promoted to this batch. So I request everyone to attend this class thoroughly, समझो इसको, चैप्टर का स्टार्ट ही है, बाकी आपको पिछला भी सारा वीडियोस मिल जाएंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन रीच आउट टू अस. It is representing the total number of the species. Good evening Shalini, participating in the reaction. ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटे, मॉलिकुलैरिटी ना हाइपोथेटिकल होती है। इट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है, हाइपोथेटिकल का मीनिंग होता है कि एक तरह से कुछ इसके पीछे कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं दे रहा। गुड इवनिंग एवरीवन हु ऑल आर विशिंग, नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। थर्ड है बेटे, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। ये कैसे आता है मैं अभी आपको बताती हूँ, बस ये वाला थियोरी वाला निकल लेने दो, फिर आगे आराम से समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि मॉलिकुलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। एंड ऑर्डर की जगह पे क्या होगा बेटा, इट कैन बी जीरो। ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। और जो आपके पास, प्रतिभा एक मिनट बेटे, जो आपके पास ये है ऑर्डर, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी में ये डिफरेंस होता है। देखो मॉलिकुलैरिटी पहचानना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, किसी रिएक्शन में जितनी स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्टेंट 2 3 4 जितने भी हैं या एक भी है, तो उसके आगे जो कोफिशिएंट लगा है वो उसकी मॉलिकुलैरिटी है। ठीक है, और ऑर्डर निकालने के लिए तो सारा चैप्टर लग जाता है, मतलब ऑर्डर इज जस्ट लाइक कि आपको पूरा चैप्टर लगेगा समझने में। अब देखते हैं कैसे होता है। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि मैं ऑर्डर के बारे में जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, उसका मतलब क्या है। देखो ये ना एक्सप्लेनेशन है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए है कि ऑर्डर क्या होता है। मान लो मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक रिएक्शन था कि जिसमें ए ने प्रोडक्ट दिया, एक ही रिएक्टेंट था, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली, और यहाँ पे लिख देती हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन कितना था। अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 ली और रेट ऑफ द कंसंट्रेशन भी 1 था, उसके बाद मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 ले ली, रेट ऑफ द रिएक्शन अभी भी 1 आया। ये जो मैं 1 2 बोल रही हूँ, इसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू, कोई नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली 4, ठीक है, तो रेट अभी भी 1 है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती थी, 3 भी लिख सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। फोर कर दी, 5 कर दी, 6 कर दी और n कर दी, सभी में आपका रेट 1 1 1 1 आ रहा है। तो ऐसे वाले केसेस में जो रिएक्शन का रेट है ना, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करना। एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करना मतलब जो आपके पास डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को, उस एक्सपेरिमेंट को हम ये, हाँ दीक्षा ये नया चैप्टर है बेटे, हमने ना बस एक ही लेक्चर हल्का सा किया था इसका, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है बेटे, और आपको धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगा क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर आपका रिएक्शन का रेट बढ़ता ही नहीं, रेट का मतलब क्या होता है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता रही हूँ, रेट का मतलब होता है स्पीड, है ना, लैब में रिएक्शन परफॉर्म होते हैं तो उनकी स्पीड को स्टडी करना, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले गए, आप देखो ना यहाँ मैंने 2 गुना कर दी है, यहाँ 3 टाइम्स कर दी, 4 टाइम्स कर दी, और लास्ट में मैंने n टाइम्स कर दी, पर रेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। स्पीड रिएक्शन की उतनी आ रही है, अगर स्पीड किसी रिएक्शन की उतनी आ रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि उसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है, इवन आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट। बेटे आप ना इसको फैक्टर्स की तरह लेने लग गए हो, मैं तो सिर्फ आपको ऑर्डर का मीनिंग समझा रही हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि किसी रिएक्शन को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, वो तो नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के लिए हो भी सकता है, दूसरे के लिए वो कैटलिस्ट नहीं भी हो सकता। मैं जो समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ कि यहाँ पे ये जो जीरो आ गया मतलब कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड ही नहीं करता रेट, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आई एम जस्ट सेइंग हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू एनालाइज द डाटा टू गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, अब एक्सपेरिमेंट 2 हुआ, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी, ये रेट था। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है, रेट 1 है, मैंने इसको डबल कर दिया, ये 4 हो गया, या आप इसको भी बोल दो कि ये भी डबल हो गया, लेटस से ऐसा कुछ है। इसको 3 गुना कर दिया, ये 3 टाइम्स हो गया, इसको 4 गुना कर दिया, ये 4 टाइम्स हो गया, इसको n टाइम्स करने से ये n टाइम्स हो रहा है। आप देखो फिर जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर रही हूँ, वैसे वैसे तो आपका रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप जो यस आपका मैम। रिएक्शन का रेट है ना, वो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट खुद नहीं बोलेगा, हमें खुद डाटा एनालाइज करके ये बात समझ में आ रही है कि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 3 अब तो शायद तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि कैसे चलने हैं। एक्सपेरिमेंट 3 में ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये रेट है, 1 था, अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो ये 4 टाइम्स हो गया, अगर मैंने इसको 3rd टाइम्स कर दिया ये 9 टाइम्स हो गया, n टाइम कर दिया तो ये n स्क्वायर हो गया। तो बहुत सीधी सी बात है कि मैं रिएक्टेंट को अगर डबल कर रही हूँ तो रेट उसका 4 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर है। यहाँ पे तो डाटा आप आराम से एनालाइज कर रहे हो कि ये 2 गुना है और ये 4 गुना है, तो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। वहां पे 1 2 नहीं ना आएगा, वहां पे नंबर आएगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे देख के एनालाइज कर लेना है कि ये कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये एक्सपेरिमेंट 3 हो गया। उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट n लिख देती हूँ सीधा nth ऑर्डर के लिए। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे रेट का इलस्ट्रेशन दे लो, कंसंट्रेशन 1 थी और रेट 1 था, कंसंट्रेशन 2 थी और रेट आपका 2 टाइम्स हो गया, 3 थी 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, यानी कि n टाइम करने से n टाइम हो गया। तो इस तरीके से आपका जो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन आ गई ना। n में मतलब आपको फिर कोई नंबर लेना पड़ेगा, मैं 3 वाला ले लेती हूँ।
ये 1 हो गया, ये 2 किया तो ये 8 हो गया, 3 किया तो 27 हो गया, n किया तो n क्यूब। तो यानी कि यहाँ पे रेट कंसंट्रेशन की पावर 3 पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑर्डर एनालाइज करके निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंट को। तो ये मैं बार बार बोली जा रही थी कि ऑर्डर क्या होता है, मैं बोल रही हूँ ना एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, तो दैट मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता क्या है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर। अभी तक का काम आसान था, अभी भी काम आसान ही है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का मैथमेटिक्स है। हल्का फुल्का मैथमेटिक्स आपको इतना तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो अब हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहता है? अगर मान लो कि ये मेरे पास ऑर्डर की कैलकुलेशन होती है, मॉलिक्युलरिटी तो हाइपोथेटिकल है। अगर मेरे पास ए है जो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिखना पड़ता है। फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? टाइम टी जीरो पे सारा का सारा रिएक्टेंट था, कंसंट्रेशन पूरी इसकी आ जाएगी, प्रोडक्ट होएगा ही नहीं। टाइम इज इक्वल टू टी पे मान लो ये, अगर मैं इसको ए नॉट लिख देती हूँ स्टार्टिंग में, मान लो ये ए रह गया, मेरे पास 10 रुपए थे, अब 4 रह गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 - 4। ठीक है ना? या तो इस तरह के का फॉर्मेट लिख लो, या और आसान लिख लो कि ये ए था शुरू में, ये 0 था, ये ए माइनस एक्स बच गया और ये एक्स बन गया। तो ये है तुम्हारी लेफ्ट क्वांटिटी, मतलब ए कितना बचा, और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट कितना बचा। ठीक है, तो याद रखनी है ये बात। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप लिख सकते हो। अब उसके बाद किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? अगर वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है? फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रेट कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड करता है। कौन बच्चा बताएगा कि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। One. 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 पावर 0 इज अ 1। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? t इज इक्वल टू 0 का मतलब है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। t इज इक्वल टू t का मतलब है आफ्टर टाइम t। ठीक है जी श्रीजल? Yes, ma'am. तो बेटे अब रेट का एक्सप्रेशन तुमने इसके लिए लिखना सीखा हुआ है। क्या होता है रेट का एक्सप्रेशन? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। मैं इंस्टेंटेनियस वाला लिख रही हूँ। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जिंदगी में हमेशा सीखा है कि रेट कांस्टेंट आता है के नॉट। ठीक है, तो के नॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका? रेट कांस्टेंट। जब मैंने मॉलिक्युलरिटी पढ़ाया होगा तब भी बताया होगा रेट कांस्टेंट क्या होता है। और कंसंट्रेशन की पावर 0 तो मैं अगले स्टेप में 1 नहीं कर दूंगी, तो ये के नॉट ही बचा बस। तो ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। याद रखना यहाँ पे माइनस है। दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल रेट लॉ, या ये रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन for zero order kinetics. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई। ठीक है जी, अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट, इसको हम करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के, डी टी को उधर ले जाओ, माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। आप सबको पता है कि डेरिवेटिव को हटाना है तो उसको ऑपोजिट इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। तो Yes, इंटीग्रेटिंग ma'am. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद द प्रॉपर लिमिट, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये डी हट जाएगा, ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद द प्रॉपर लिमिट्स, विद द प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसे माइनस ऑफ डी ए और इनिशियल ए नॉट, उसके बाद ए आ गया,
इज इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी, इनिशियल 0, उसके बाद टी आ गया। अब यहाँ पे 1 है ना, सब बच्चों को पता है कि 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिमिट्स वही लगाई हैं, टाइम टी 0 पे इतनी है और टाइम टी पे इतनी है, जो पीछे फॉर्मेट में लिखी थी। अब अगर 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो a की इंटीग्रेशन तो a ही होगी ना। यहाँ Yes, ma'am. लगा देंगे, माइनस आगे रखेंगे, a नॉट टू a इज इक्वल टू के नॉट, अंदर रह गया 1, तो 1 का फिर से वही आ गया, कितना आ जाएगा t, तो 0 टू t। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट हो जाएगी a माइनस लोअर लिमिट a नॉट इज इक्वल टू के नॉट टी माइनस 0 का, तो t ही आंसर आएगा। अब इसको आप थोड़ा सा माइनस को एडजस्ट कर सकते हो, माइनस वाला प्लस कर दो, प्लस वाला माइनस कर दो, a नॉट माइनस a इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अब मैंने एक और फॉर्मेट भी लिखाया था अगर किसी को याद हो तो, वो फॉर्मेट ये है कि जहाँ पे मैंने a लिखा है वहां पे a माइनस एक्स हो सकता है, जहाँ पे मैंने a नॉट लिखा है वहां पे a हो सकता है, जहाँ पे a नॉट है वहां पे a होगा, वहां पे a माइनस एक्स होगा, इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। यहाँ से x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी आ जाएगा। तो जिन दो इक्वेशन को मैंने व्हाइट कलर के बॉक्स में बंद किया है, एक ये और एक ये दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दीज आर कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और सारे इसमें हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को ही यूज करते हैं। डिफरेंशियल सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है, इंटीग्रेटेड से सारे न्यूमेरिकल निकलते हैं। और बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनमें क्या क्या मीनिंग है चीजों के। एक्स था, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और के नॉट आपका रेट कांस्टेंट, और टी है इसमें टाइम। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। तो जब भी किसी भी ऑर्डर के काइनेटिक्स को करना है, हमेशा हर ऑर्डर के काइनेटिक्स में सबसे पहला जो हम काम करेंगे तो वो करेंगे कि उसमें इंटीग्रेटेड इक्वेशन और ये जो आपकी है डिफरेंशियल रेट लॉ, दिस एंड दैट, ये आपको सब कैलकुलेट करना है। इज इट करेक्ट बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर के लिए हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। नेक्स्ट इज अ हाफ लाइफ पीरियड। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब देखो, बहुत सीधी सी बात है, मैं कि बोलती हूँ बच्चों को कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन मान लो 10 सेकंड में खत्म हो रहा है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा? तो बच्चे झट से आंसर दे देते हैं, मैडम 5 सेकंड। अगर किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड उसका हाफ होता, इतना आसान होता, तो वो 12वीं क्लास का क्वेश्चन थोड़ा होता, नीट का क्वेश्चन थोड़ा होता। आप Yes, इसको ma'am. ऐसे एग्जामिन करो कि दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ऐसा पर्सन है जो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है, मतलब ही इज जस्ट लाइक गुड, डूइंग गुड एक्सरसाइज, टेकिंग गुड नाइट, good you can say sleep, taking good diet and everything, and having a good lifestyle. और बी ऐसा है जो बहुत जंक खाता है, जंक फूड खा रहा है, प्रॉपर स्लीप भी नहीं लेता और हेल्दी भी नहीं है ना। तो मान लो कि अगर दोनों की एज टोटल 70 ईयर्स है, ठीक है, तो अगर दोनों की एज 70 ईयर्स है तो क्या ये जरूरी है कि 35 दोनों की हाफ लाइफ होगी? No, ma'am. No, ma'am. मतलब है No, कि ma'am. जो बंदे को हेल्दी No, रहने ma'am. की आदत है, जो हेल्दी रहता है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है, हो सकता है भाई वो 50 60 या टिल 70 भी बहुत हेल्दी रहे, Yes, ma'am. हाफ लाइफ Yes, ma'am. भी ना आई हो। हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि पूरे नंबर का कट करके हाफ लगा दो। हाफ का मतलब है जितनी स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में थी, अगर उससे हाफ हो गई स्ट्रेंथ, अगर उसको होने में हाफ टाइम से ज्यादा लगता है, कम लगता है, कुछ भी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी अभी उम्र कुछ भी नहीं होती है, उनकी उम्र से पहले ही उनका मतलब वह बॉडी हेल्दी नहीं रहती है ना, वो अपनी उम्र के आधे में चाहे एज के अकॉर्डिंग नहीं पहुंचते हैं पर फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पहुंच जाते हैं। तो हमें हाफ लाइफ का मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं लेना कि टोटल लाइफ का हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है जितने से हमने स्टार्ट किया था,
जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास स्टार्टिंग में थी वो कंसंट्रेशन जिस टाइम पे हाफ हो जाएगी हम उतने टाइम को हाफ लाइफ बोलेंगे। वो टोटल टाइम के हाफ से ज्यादा भी हो सकता है, वो टोटल टाइम के हाफ से कम भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो Yes, गया कि इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, ये तो एग्जांपल है तुम्हारे लिए तो हटा देती हूँ। It is the time during which initial concentration reduces to 1/2 of its initial value। ठीक है, अपनी इनिशियल वैल्यू से जब टाइम वो हाफ हो जाता है तो वो हाफ लाइफ पीरियड होता है। जैसे मेरे पास ए था, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जब टाइम टी जीरो था, मतलब स्टार्टिंग में टाइम टी जीरो का मतलब ये नहीं होता है जिंदगी में कि टाइम तो कभी जीरो होता ही नहीं। ठीक है, तो ये ए था, ये जीरो हो गया, और जब ये आधा रह गया तो उस टाइम पे बोलेंगे ये इसका हाफ लाइफ है, तो ये भी आधा रह गया। अब आपका काम ये है कि आप इसको फॉर्मेट से कंपेयर करो और मुझे हाफ लाइफ इसमें भर के निकाल के दो जल्दी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ये तो फॉर्मेट है ना, ठीक है, ये मुझे हाफ लाइफ निकाल के दो जल्दी, 1 मिनट दे रही हूँ। Yes, anybody in the class? अरे इसको देख के ही तो पुट करना था। x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी था। अब x की जगह पे अब क्या लिखा हुआ है, a/2 के नॉट एज इट इज। टाइम अब कितना हो गया, हाफ लाइफ पीरियड। इसको टी हाफ भी बोल सकते हैं, इसको टी 50% भी बोल सकते हैं। तो इसमें से अगर टी हाफ निकालना होगा तो कितना आएगा, a/2 kT। दिस इज अ टी हाफ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? yes, ma'am. ये आपका Yes, ma'am. हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है। देखो जितने जितने मैं डिब्बे मार रही हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशियल रेट लॉ, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये हाफ लाइफ पीरियड, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद है क्वार्टर लाइफ टाइम। क्वार्टर किसको बोलते हैं बच्चा? 1/4. I'm 1/4. यानी कि कब आपका रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/4 बचेगा, वही हुआ ना क्वार्टर लाइफ टाइम। Yes, है ma'am. ना, हमें ये नहीं देखना है कि टोटल लाइफ का क्वार्टर कर दो। मैंने पहले ही तुम्हें बोला है भाई, जो हेल्दी वाला बंदा है वो तो आपका 1/4 बड़ी देर तक नहीं होएगा। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, आपको अपनी मर्जी से हाफ या कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो क्वार्टर लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच initial concentration reduces to 1/4 of its इनिशियल वैल्यू। 1/4 के साथ ब्रैकेट में ना 1/4 लिख लेना, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर ये ए है, ये प्रोडक्ट हो गया, टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, ये ए था, ये 0, टाइम टी इज इक्वल टू टी क्वार्टर लाइफ टाइम जब हो गया तो ये a/4 बच गया।
a/4 बच गया, तो ये कितना हुआ फिर? वही 10 रुपए थे, 4 बचे, तो दिस माइनस दिस, a माइनस a/4, तो ये कितना आ गया? 3a/4। हर बार आपको यूज किसको करना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ को। और इंटीग्रेटेड, ये एक्सप्रेशन था स्टार्टिंग में, ना तो स्टार्टिंग वाला भूलना है और ना इंटीग्रेटेड भूलना है। इंटीग्रेटेड क्या आया था? x इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। भरो अब x की जगह पे इस बारी में क्या है? 3a/4 3/4. k नॉट, और t कब हो जाता है ये? क्वार्टर लाइफ टाइम। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो t क्वार्टर लाइफ टाइम कितना आ गया? 3a/4 इंटू के नॉट। इसमें ना मैक्सिमम को हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सॉरी t 50% की फॉर्म में निकाल लेते हैं। अब हाफ लाइफ कितना था? a/2 नॉट, तो मैंने a/2 नॉट को अलग करके लिख लिया, तो ये आ गया 3/2 टाइम्स t हाफ। गेटिंग दिस पॉइंट? t क्वार्टर लाइफ टाइम कितना आ गया? 3/2 टाइम्स t हाफ, 3/2 गुना t हाफ से। इसको बोलते हैं आपका t क्वार्टर लाइफ टाइम। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? t हाफ से ही रिलेशनशिप निकालना है। उसके बाद आता है आपका कंप्लीशन टाइम। मैम प्रीवियस स्लाइड। मैम आपने यहाँ पे टी क्वार्टर कैसे निकाला है? ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इंटीग्रेटेड रेट लो है, तो कोई भी आपको टाइम निकालना है ना, तो यहाँ ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ये है ना जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, Yes, ma'am. ये है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये लेनी है। इस वाली इक्वेशन में ये फॉर्मेट था, स्टार्टिंग में करवाया था ना, ये a है तो ये Yes, 0 ma'am. है, ये a माइनस एक्स है तो x है। ये अगर टाइम क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया तो x की जगह पे कितनी वैल्यू आ रही है? 3a/4 नहीं आ रही? यस मैम। Yes, x की ma'am. वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। k नॉट और t कितना हो गया था उस टाइम पे? t क्वार्टर। मतलब जब टाइम t था तो ये फॉर्मेट था, जब क्वार्टर आ गया तो चीटिंग करके ये भर दिया ना इनकी जगह पे। ये टाइम t के फॉर्मेट है, हमने t क्वार्टर लाइफ टाइम के भर दिए इसमें से देख के। x की जगह पे ये भर दिया और t की जगह पे t क्वार्टर लाइफ टाइम भर दिया और निकाल लिया। मैम इसका रेसिप्रोकल नहीं हो जाना था फिर? इसका रेसिप्रोकल? मैम 3a/4 k नॉट का। क्यों बेटे? जब क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है तो k नॉट ही उधर जाएगा, ये उल्टा क्यों होगा? Oh yes, मैम. ठीक है ना, मतलब आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, ये वाली चीज की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर चले जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने आधा आधा क्यों किया है? क्योंकि इतने की वैल्यू को टी हाफ बोलते हैं, तो टी हाफ की फॉर्म में आंसर निकालना। ठीक है, Yes, मैम. चलो अब एक ना अपने हाथ से करो फिर तुम्हें आएगा। कंप्लीशन टाइम, मैं सिर्फ डेफिनेशन बता देती हूँ। कंप्लीशन टाइम मतलब कंप्लीट हो गया, इसकी तो पूरी डेफिनेशन यही है कि जितने से स्टार्ट किया था वो खत्म हो गया, वही होता ना कंप्लीट। खत्म होने को ही कंप्लीशन कहते हैं। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. during which initial concentration reduces to zero is called as completion time। ये A है, ये प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये A है, 0 है। बताओ ना जब t 100% हो गया, या उसे तुम लिखोगे कि t कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन, तो ये बेटे 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो टी कंप्लीशन की, फॉर्मेट में तुम्हें दे देती हूँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ तुम्हें आता है, चलो खुद से करो। Ma'am, a/k naught. Ma'am, a/k naught. करेक्ट। Ma'am, a/k naught. मैम ए बाई के नॉट।
मैम A by K naught. अब x की जगह पे क्या लिखा है a, k0 और t की जगह पे कितना आ जाएगा t 100%, तो t 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा a अपॉन k0, पर हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि मैं इसको अंदर लिख सकूं, और ये किसकी वैल्यू आ गई t 50% की, मतलब ये बहुत सीधी सी कहानी है, इसमें सीधा चल रहा है, सिर्फ जीरो ऑर्डर में सीधा चल रहा है, क्या सीधा चल रहा है कि जितने में हाफ होता है ना उससे डबल में पूरा हो जाता है, और ये सिर्फ जीरो ऑर्डर में होगा, हमेशा नहीं होता, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। बाकी मैं ना एक आपको यूनिट बताती हूँ इसका निकालना, ये जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। अब आप इसमें ना एन की वैल्यू भरते रहो, जैसे एन 0 है तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रेट। तो रेट मतलब के 0 की क्या यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर और पर सेकेंड। अब मोल पर लीटर पर सेकेंड तो रेट की यूनिट भी है, क्योंकि रेट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। अब मोल पर लीटर को तो मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हैं, जब ग्राम इक्वलेंट पर लीटर पर सेकेंड होगा, तो यानी कि मोलैरिटी पर सेकेंड, नॉर्मेलिटी पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। तो इसके लिए एक फेमस है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मान लो पेपर में कैलकुलेट करना आ जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन और तुम उसमें न्यूमेरिकल करने लग जाओ और उसने के नोट दिया हो, तो हम बेवकूफ गिने जाएंगे, क्यों, हमें न्यूमेरिकल करना ही नहीं है जब हम के नोट की यूनिट से ही आंसर निकाल सकते हैं। कोई बार ऐसी ट्रिक की चीजें भी पूछ सकता है जनरल, कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के नॉट बराबर यूनिट ऑफ रेट होता है, और दोनों के यूनिट क्या होते हैं मैंने ऊपर लिख भी दिया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जिसको मोलैरिटी पर सेकेंड भी कहते हैं। तो अगर इतना यूनिट आपके पास आ जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलैरिटी पर सेकेंड, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कई बार वो डाटा एनालाइज करने को कहता है और के नोट दे देता है, तो आपकी स्मार्टनेस चेक करता है। तो अगर आपने के नोट को यूनिट से ही पहचान लिया तो सीधी बात है ना कि वो के नोट है, के नोट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। समझ आई बात या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. ये जिस बच्चे ने बड़ी कॉम्प्लिकेशन से में अपना नाम लिखा हुआ है ना इतना बड़ा, हर बच्चे को स्क्रीन पे वही नाम देना जो उसका एक्चुअल नेम है, तभी तो मैं बात कर पाऊंगी। ठीक है, एक बच्चा है क्लास में जिसने इतना बड़ा कुछ टाइप किया हुआ है, वो अपना नाम लिखो स्क्रीन पे। मैम फेक आईडी है, फेक है तो हम निकाल देंगे अगली क्लास में अगर नहीं चेंज हुआ तो। चलो जी, अब हम एक बार इसको देख लो फिर बाकी, अच्छा इसमें से 1 2 का यूनिट निकालो। अरे फेक आईडी तो हैंड रेस कर रहा है, बताओ इसमें फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट निकालो जल्दी। मैम फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट जो होगा वो पर सेकेंड हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आता है बेटे? मैम फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट रहेगा वो पर सेकेंड आ जाएगा, और जो सेकेंड ऑर्डर का यूनिट रहेगा वो 1 बाय मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1 बाय नहीं करना उसे, उसे मोल इनवर्स लीटर ऐसे कर देना, ठीक है। ओके मैम। Yes, चलो ma'am. ठीक है जी, सबने सही निकाला है। तो अब मैं आपको ना एक फॉर्मूला की शीट दे देती हूँ, क्योंकि डेरिवेशन तो नहीं आनी पेपर में, बहुत सीधी सी बात है, पेपर में आना है इससे न्यूमेरिकल। तो जिसको तो डेरिवेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गई है वो कर लेना, जिसको नहीं समझ में आ गई ये कर लो, ये भी बहुत है, बहुत नहीं 100% ही है। तो इसको मैं अपने नोट्स में लिखती हूँ, सिनॉप्टिक नोट्स, सिनॉप्टिक नोट्स फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिनॉप्टिक नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहला है फॉर्मेट, याद रखना,
क्योंकि अगर फॉर्मेट भूल गए तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये नोट कर लो, चाहे अभी नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। ये ए नॉट और ये 0, ये ए और ये ए नॉट माइनस ए सेकेंड, या इसका दूसरा फॉर्मेट भी है, टाइम 0 ए 0 टाइम इज इक्वल टू टी ए माइनस एक्स और एक्स। ये फॉर्मेट है सिर्फ, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया ताकि आपको पीछे देखना ना पड़े। उसके बाद है डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट, ठीक है। थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ दो फॉर्मेट में कराया था आपको, ए माइनस ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, या x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, पर नीचे वाला फॉर्मेट ज्यादा उठाते हैं हम। फोर्थ था टी हाफ लाइफ पीरियड, a अपॉन 2 के नॉट, ए तो सबको पता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन है। 5 हो गया टी क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया तुम्हारा 3/2 टाइम्स a अपॉन 3/2 टाइम्स टी हाफ, 3/2 टाइम्स टी हाफ। सिक्स्थ हो गया तुम्हारा टी कंप्लीशन टाइम, या टी 100% जिसको तुम बोलते हो, टी 100%। तो ये फॉर्मूला की लिस्ट अपने पास रखना, ऐसे बुक्स में नहीं मिलती है। तो टी 100% हो गया आपका 2 टाइम्स टी हाफ। सेवंथ ये है कि जितने भी फोटो केमिकल रिएक्शन आएंगे वो हमेशा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। फोटो केमिकल रिएक्शंस फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। और एट्थ है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा है जिसमें के नॉट की जो यूनिट होती है वो रेट की यूनिट के बराबर है। तो ये कौन से काइनेटिक्स में होता है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ही होता है, ठीक है। यस मैम। ये 8 मैंने आपको फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी से सारा काम हो जाएगा। अब उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैम प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। ठीक है, जो आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें सबसे पहले तो जर्नल ग्राफ है एक, वो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ क्या है, अब आप देखो ना, ग्राफ भी तो इसी चीज से ही बनेगा। ये चीज क्या है, ये चीज रेट है, और कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो आप क्या लिखोगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रेट बराबर कांस्टेंट है ना, वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो स्मार्टली प्ले करना है पेपर में, ये रेट आ गया, ये कंसंट्रेशन आ गया, तो आपको ऐसे लाइन बनानी है। मतलब कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़े, रेट को फर्क नहीं पड़ता, तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। यस मैम। ये तो हो गया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। सेकंड हो गया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए ये इक्वेशन लेनी है,
x इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी, या a नॉट माइनस a इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। अब इस इक्वेशन को लो, a नॉट माइनस a मैम प्रीवियस स्लाइड। इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। मैम डन। मैम वेट। ठीक है जी, ठीक है, आप करो आराम से। डन मैम। सभी का डन? यस मैम। हाँ जी, अभी इस इक्वेशन से लेके चलते हैं। a नॉट माइनस a इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। हमेशा याद रखो, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा होती है लाइफ में कांस्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपकी कांस्टेंट है उसको आप ऐसे ही लिख दो, या आप इसको दूसरी साइड मूव कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। और यहाँ पे लिख दो a नॉट माइनस k नॉट इंटू टी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन जानते हैं सब? यस जानते हैं ना? यस सर। ये मैम। किसकी इक्वेशन है? यस मैम। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में स्लोप कितनी आती है? m के बराबर, जो किसके बराबर है? माइनस ऑफ k नॉट। और इसमें इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? c के बराबर, जो क्या है? a नॉट। ठीक है, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ऑफ k नॉट, इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू k नॉट। नेगेटिव स्लोप की लाइन बनानी आती है ना सबको? ग्राफ किस किस में बना? y एक्सिस में ये, x एक्सिस में ये, और y के ये किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट की। तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे। तो ये करेक्ट ग्राफ है। अगर आपका ये ग्राफ बना के आओगे, x इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी, तो x क्या था? इतना दिमाग लगाओ, ये प्रोडक्ट था ना कि रिएक्टेंट। याद है? फॉर्मेट से देखो, यस मैम। प्रोडक्ट था ना, रिएक्टेंट तो इतना खत्म हो गया था। तो ये प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे भी लगाओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें m कितना है? स्लोप कितना है? k नॉट के बराबर। अगर क्वेश्चन आ जाए स्लोप दी हुई है ये निकालो k नॉट, तो सीधा बराबर आ गया। और इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे? इंटरसेप्ट तो भैया है ही नहीं, 0। तो अगर ये आप x वर्सेस t ग्राफ बनाओगे, तो याद रखना कि प्रोडक्ट का ग्राफ है ये, और ये ऐसे आएगा। इसको 0 से नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना? स्टार्टिंग में थोड़ा प्रोडक्ट बनता है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो थोड़ा दूर ही रखना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम है। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। ये ग्राफ है, इसके साथ हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बिल्कुल कंप्लीट है। और अभी मैं ना ऋत्विका के क्वेश्चन फटाफट ले लेती हूँ जितना हो पाएगा। हर क्लास के एंड में हम लेते रहेंगे। जैसे इसने ना एक पिक्चर भेजी थी, क्रिस्टल क्लियर मैप। ठीक है बेटे, सबसे अच्छा बैच है आपका। पिछला नीट भी बहुत अच्छा था। एक ग्राफ भेजा है ऋत्विका ने मेरे पास। वो ग्राफ तो फटाफट हो जाएगा, मैं जल्दी समझा देती हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है? ये नोट्स में मत लिख लेना। उसने भेजा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व द वेरिएशन गिव्स द लैम्डा एम इनफिनिटी वर्सेस सी कंसंट्रेशन। और मैं कह रही थी इससे इसके साथ रिलेटेड उसने 2 क्वेश्चन भी भेजे। तो ऋत्विका मैं एक कराऊंगी तुम्हारा। एक तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व, इससे नंबर लिख देती हूँ। एक तुम्हारा ये हो जाएगा इससे क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व। एक हो जाएगा तुम्हारा इससे क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। ठीक है, अब देखो, यस ये जो लैम्डा एम नॉट लिखा होता है, पूछो आस्था क्या कह रही हो बेटा?
जो लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है ना, इसके कई नाम है, और जो इसका बेस्ट नाम है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कई लोग इसे बोलते हैं, कई लोग इसे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं। जिंदगी में ये याद रखो, इसका मतलब है मैक्सिमम कंडक्टेंस। ठीक है, पहली बात। अब जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, और दूसरे टाइप पे कौन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? शाबाश, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यहाँ पे जो मैं बात बोल रही हूँ सुनोगे तभी तीनों क्वेश्चन लगेंगे इसके साथ के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए, बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स shows increase in the conductance with the dilution। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी डालना। पानी डालने से कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज। इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन। जब भी डाइल्यूशन लिखा हो तो याद रखना पेपर में कि इसकी जगह पे याद क्या लिखा जा सकता है, और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। पर इसके कारण अलग अलग है, बढ़ती दोनों की है पानी डालने से कंडक्टेंस। जो तो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सब बच्चे समझते हैं ना, पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में। ठीक है ना, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। 100% डिसोसिएशन के लिए अल्फा या 1 लिखते हैं या 100% लिखते हैं। अल्फा का मतलब होता है DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो, फिर तुम्हारा मतलब होगा कि मैम वो पानी डालने से उनकी कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? यस मैम। हाँ, स्लाइड with the increase in the dilution or the decrease in the concentration, उनकी कंडक्टेंस इसलिए बढ़ती है कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी, पानी कम था, तो उनके आयन मूव नहीं कर पा रहे थे, आपस में कोलिजन होता था। जैसे वायर में मैंने एग्जांपल दी थी, जब आपने पानी डाल दिया तो उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई, उनके आयंस की मूव करने की टेंडेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस में कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरह की कंडक्टेंस, लैम्डा एम भी आ सकता है, और जी भी आ सकता है, और लैम्डा EQ भी आ सकता है। ठीक है, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन द आयनिक मोबिलिटी, और वो मैक्सिमम तक जा सकती है। जैसे मैं अगर ग्राफ बनाऊं लैम्डा एम और रूट ऑफ कंसंट्रेशन में, ये डिबाई हक्कल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये इक्वेशन निकाली थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। कॉलरश आगे जाके उन्होंने भी इस पे काम किया था, तो कहीं कहीं पे इसको किरचॉफ्स इक्वेशन कॉलरश लिखा होता है। कॉलरश लॉ होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है, आगे आएगा। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है ना, तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो अगर ये आपका कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कितनी सारी एग्जांपल हैं, जैसे मैं KCl ले लूं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि अगर इस साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इससे ऑपोजिट साइड पे क्या बढ़ेगा? डाइल्यूशन, डाइल्यूशन। है ना। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है वो C अप्रोचेस टू जीरो है। C अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है मैक्सिमम डाइल्यूशन, जितना पानी डाल सकते थे डाल दिया। ये मत करना कि सॉल्ट खत्म ही हो जाए, कंसंट्रेशन जीरो तक का तो कोई मतलब ही नहीं ना, उतना सॉल्ट तो रहना चाहिए ना। तो अब ना इस वाली लाइन की नेचर ऐसी है कि हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं एस्टिमेशन से। तो जब एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पे इसको टच करेगी, तो जब यहाँ पे टच करेगी ना, तो यहाँ से कैलकुलेशन होती है लैम्डा एम की, जो मैंने तुम्हें पहले करवाया था, और वो क्या है? मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मैक्सिमम कंडक्टेंस है वो हम सिर्फ कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब मैक्सिमम आयंस दे देंगे तो अपने आप ही उनकी कंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। अब आ जाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी भी जो कंडक्टेंस है
कंडक्टेंस के लिए लैम्डा भी लिखा हो सकता है, लैम्डा एम भी लिखा हो सकता है, लैम्डा ई क्यू भी लिखा हो सकता है, या जी भी लिखा हो सकता है। देयर कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, पर इसका कारण अलग है। इसका कारण है ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनिक मोबिलिटी नहीं, ड्यू टू इंक्रीज इन डीओडी। क्यों? क्योंकि अल्फा उनका पहले बहुत स्मॉल था, एसिटिक एसिड 70% डिसोसिएट होता था, पानी डाला 80% हो गया, 90% हो गया, पर 100% वो अभी भी नहीं होगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन डीओडी, यानी कि इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का कारण। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के रीजन अलग अलग हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक साइड पे लैम्डा एम लेंगे और एक साइड पे रूट ऑफ कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो ये ग्राफ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए प्लॉट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा ना, तो आपके पास ये ग्राफ की नेचर कुछ इस तरह की हो जाती है। बढ़ती तो है कंडक्टेंस, पर कंडक्टेंस कुछ इस तरीके से बढ़ती है। पैराबोलिक। हाँ, पैराबोलिक, या इसका बेटर आंसर ये है कि ये इस लाइन के पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल वाली लाइन तो कभी इसको टच ही नहीं हो सकती। Yes, यानी ma'am. कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक क्या, ये नेचर पे डिपेंड करती है, वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट नहीं होता और प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट नहीं होता। आप सोचो ना, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूटेगा ही नहीं, तो उसकी पूरी कंडक्टेंस क्या आएगी? 100% कंडक्टेंस तो तब आएगी ना जब वो 100% डिसोसिएट होगा। ठीक Yes, है, ma'am. अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व गिव द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम इनफिनिटी बाय रूट ऑफ सी फॉर द CH3COOH। CH3COOH के साथ कौन सी आती है? तो इसका आंसर है नन ऑफ डीज। कोई भी आंसर सही नहीं दिया हुआ। 15 का डी, कोसी में भी पैरेलल बनाया ही नहीं हुआ था। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था आपको 59 हो जाएगा इसी एक्सप्लेनेशन से। assertion है lambda m for the weak electrolyte shows a sharp increase when the electrolyte solution is diluted. For the weak electrolyte, degree of dissociation increases with the dilution of solution. देखो इसमें रीजन तो बिल्कुल सही है, वो कहता है शार्प इंक्रीज है, शार्प इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो assertion इसमें गलत है और रीजन इसमें सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बोला था हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफ होता है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्राफ, इसको हम ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कॉलरश ने एक लॉ दिया था, ये है कॉलरश लॉ। और कॉलरश लॉ क्या कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग से कैलकुलेट कर लो। अब कोई हम ऐसे आयंस का सॉल्यूशन ले ले जो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे लैम्डा एम नॉट ऑफ, मुझे अमोनियम चाहिए ना, तो पहले अमोनियम Cl ले लो, फिर मुझे OH चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ये, तो फिर कोई OH वाला आयन ले लो, जैसे लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH ले लो। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? नहीं, ये गलत दिया हुआ तुम्हें आंसर में, रुको। OH चाहिए तो पानी ले लेते हैं ना, NaOH को कैलकुलेट करना है। OH कहाँ से मिल जाएगा? पानी वीक है, तो हम HCl ले लो, HCl ले लो। ठीक है, लैम्डा एम नॉट ऑफ अमोनियम कैलकुलेट करना है, तो अमोनियम अमोनियम क्लोराइड से आ जाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग है। फिर OH चाहिए तो OH आपके पास किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से NaOH से आ जाएगा, वहां से ले लो। अब कौन कौन एक्स्ट्रा आ गया? Na एक्स्ट्रा आ गया, Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको माइनस कर दो, NaCl, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो प्लस माइनस करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। ये था हमारा कॉलरश लॉ। तो इससे जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है उसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, 4th भी नहीं करेक्ट, ये है 2nd ऑप्शन करेक्ट। आंसर लिख दिया, आप आंसर से टैली कर देना, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, 2nd ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, और बाकी क्वेश्चन में
एक दो जो जल्दी होने वाले हैं ले लेते हो। तो इससे 3 क्वेश्चन तो ऋत्विका आपके सॉल्व हो गए। Yes. अब आप ले लो कोई और आसान सा जो जल्दी हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन तुमने भेजा है 61 नंबर। 61 है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल इज 2 वोल्ट, ई नॉट ऑफ द सेल अगर 2 वोल्ट है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये तो आना चाहिए बच्चा। गैल्वेनिक सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 बाय, या मैं सीधा ही लिख देती हूँ 0.5059 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ के सी। तो ये तो कर सकती हो तुम। ई नॉट ऑफ सेल 2 दिया हुआ था, 0.0591 बाय एन गैल्वेनिक सेल में 2 होता है, लॉग ऑफ के सी आपको कैलकुलेट करना है। 2 ये एफ ऑफ भरने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने सीधी ही दे दी वैल्यू। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.05, ये मल्टीप्लाइड बाय आएगा 0.0591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के सी आ गया। अब आपको इसका एंटी लॉग देख के आंसर निकालना था। कितना आता है? मैम इसकी इक्वेशन नहीं पता लग रही थी। ओके, इसकी इक्वेशन ये है, जिंक इन द सॉलिड फॉर्म प्लस कॉपर 2 प्लस इन द एक्वस फॉर्म गिव्स द जिंक 2 प्लस, इक्विलिब्रियम में है वो कह रहा प्लस कॉपर, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है इसकी इक्वेशन। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? ई सेल 0 हो जाता है, तो ई सेल इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये आ गया ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन की जगह पे 2 है, एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को के सी कहते हैं, तो माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल, ये मैंने सीधा लिखा है पीछे 2.303। क्वेश्चन में कह रहा है कि आर को कितना ले लूं, आर को लेने के लिए बोल रहा है 8 और टेम्परेचर को बोल रहा है 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फेराडे हो गया 96500 लॉग ऑफ के सी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस इक्वेशन में ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है, ये है 2 वोल्ट। इस इक्वेशन में से सिर्फ ये आंसर निकालना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8 इंटू 300, ये आ जाएगा लॉग ऑफ के सी के बराबर। जितना आंसर आएगा उसे 10 की पावर लगा देना बस, और कुछ नहीं करना, लॉग एंटी लॉग देखना ही नहीं है। मान लो इससे तुम्हारा आंसर आ गया सॉल्व करके x, तो लॉग के सी x है, तो के सी हो जाएगा 10 की पावर x, बस इतना काम कर देना। ठीक है, कर लोगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इससे अब तुम्हारे ना 61 नंबर भी हो गया, 59 भी हो गया, 16 भी हो गया। 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटे, 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट जो बच्चे आज क्लास में नए थे उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट से पढ़ना है, ठीक है? और एक ही लेक्चर गया है बस इस क्लास का ना, और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। आज की रिकॉर्डिंग को भी बार बार सुनना है। जो तुम्हारे पास डाउट है आप मेरे को क्लास में पूछ सकते हो अनम्यूट करके, कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट करने में 1-2 दिन प्रॉब्लम हो रही है तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू बेटे। ओके जी, ओके।